होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। हालांकि जेपीएससी एफआरओ प्रीलिम्स का रिजल्ट अभी तक नहीं आई है और यह बहुत ही दुर्भाग्य है कि जेपीएससी बार बार अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रही है। फिर भी चूँकि मेंस की तैयारी प्रीलिम्स से थोड़ी अलग होती है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय आंसर राइटिंग में देनी होती है, जो कि 1-2 महीने में कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है तो बिना देरी किए हुए अभी से ही मेंस में लग जाएं। आज हम आपको मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि एक अच्छे आंसर राइटिंग के लिए ज़रूरी होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये आप देख सकते हैं जेपीएससी का सिलेबस है और इस सिलेबस में आप देख सकते हैं जो जनरल इंग्लिश है उसका 50 मार्क का पूछता है, जनरल हिंदी 50 मार्क का पूछेगा और इन दोनों को मिला करके 100 मार्क का जो कि क्वालिफाइंग मार्क है। तो क्वालिफाइंग मार्क है तो इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी सब्जेक्ट जो है वो है जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ 100 मार्क का होगा, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है ना कि इसमें जनरल स्टडीज़ में बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें आपका आ जाएगा हिस्ट्री आ जाएगा आपका, इसमें आपको ज्योग्राफी आ जाएगा, इसमें आपको इकोनॉमी आ जाएगा, झारखंड का सेक्शंस आ जाएगा। तो इसमें सब मिला करके ही आपको 100 मार्क का पूछेगा। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो इस एग्ज़ाम में आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर का काम करेगा वो है ऑप्शनल सब्जेक्ट। चूँकि ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको एक ऑप्शनल को सिलेक्ट करना है इसमें से, और एक ऑप्शनल में आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 200 मार्क का होगा और पेपर 2 200 मार्क का होगा। तो कुल मिलाकर के ये आपको 400 मार्क का पड़ेगा। तो टोटल अगर देखें तो इसमें आपको इंटरव्यू भी शामिल है, इंटरव्यू 50 मार्क का होगा। तो आपका जो टोटल मार्क बनता है वो 550। लेकिन आप इसमें से देख सकते हैं कि 550 में से जो 400 मार्क है अकेले ऑप्शनल पेपर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रिजल्ट दिलवाएगा वो यही ऑप्शनल पेपर दिलवाएगा, और अगर इसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं तो आपका रिजल्ट आसानी से हो सकती है। जेपीएससी ने इन 15 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का लिस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। इन लिस्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है इन्वायरमेंटल साइंस। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? पहली बात तो ये है इसका सिलेबस जो है वो इसका सिलेबस कम है दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट की तुलना में। दूसरी बात ये है कि इसका जो सिलेबस मेंशन है वो एक जीएस पेपर के ही है। मीन्स जो स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं इसके जीएस से परिचित होते हैं, तो उनके लिए ये आसान हो जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए भी इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्शनल ही प्रीफर्ड होता है। हालांकि अगर आपको इन सब सब्जेक्ट में से भी किसी में अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपको उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो आप उस सब्जेक्ट को भी ऑप्शनल के सब्जेक्ट के रूप में रख सकते हैं। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और चूँकि ये जेपीएससी पहली बार ये एग्ज़ाम ले रही है तो अभी तक का इसका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं कि किस ऑप्शनल सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क मिलता है और किस में कम मिलता है। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और आप ऐसा सब्जेक्ट ऑप्शनल सेलेक्ट करें जिसमें कि आपको कम समय लगे और आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकें। तो ये लिए इस मामले में अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंटल साइंस का ऑप्शनल्स थोड़ा सा बेहतर है अदर ऑप्शनल के तुलना में। ये आप देख सकते हैं ये जेपीएससी का सिलेबस है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज जो कि 100 मार्क का होगा, उसमें चूँकि बहुत सारा सब्जेक्ट इंक्लूड किया हुआ। पहला है इसमें करंट अफेयर में आपको झारखंड का भी करना है, इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स भी है, और झारखंड में मोर स्पेसिफिक पर्सनैलिटी की बात करें तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बिरसा मुंडा से ही आपको क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि अभी तक जितने भी जेपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ है उनमें बिरसा मुंडा से क्वेश्चन रहता ही है। इसके अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल से है, उसके बाद जो है आपको स्पोर्ट्स इवेंट है, ये सब भी है। इसके अलावा जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में वही आपको एंशिएंट मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री का है पोर्शंस। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में भी है, इसमें झारखंड का भी मेंशन है, मतलब आपको इंडिया के साथ साथ झारखंड का भी ज्योग्राफी के बारे में स्टडी करना होगा। उसके साथ साथ इंडियन पॉलिटी है। तो ये 4 सब्जेक्ट जो है वो आपको जीएस में है और इन 4 सब्जेक्ट मिला करके आपको 100 मार्क पूछेगा। हालांकि जेपीएससी ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि इन 100 में से कितना क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग आप मान सकते हैं। चूँकि 4 सेक्शन है तो इस एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो रहेंगे ही, और 5 क्वेश्चन रहेंगे तो कम से कम 20 मार्क का रहेंगे। तो इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस जो प्रॉपर जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है इसमें आप तो आप 20 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी करिए और एक आप जो है 10 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हालांकि इसमें जो जनरल नॉलेज सेक्शन है इसमें से आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को भी इंक्लूड किया गया है,
उसके बाद साथ साथ झारखंड के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और झारखंड के कल्चर, इनको भी इंक्लूड किया गया है और जनरल साइंस को भी इंक्लूड किया गया है। तो मोटा मोटी देखा जाए तो इसका सिलेबस बहुत बड़ा है जीएस का, और उसमें से 100 मार्क का रहेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि या तो 20 मार्क का क्वेश्चन रहेगा या 10 मार्क का ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूँकि जेपीएससी ने स्पष्ट कही है कि इसमें से एक ऑप्शनल आपको सेलेक्ट करना है। टोटल आपको 8 क्वेश्चन रहेंगे। 8 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन ही करना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 क्वेश्चन जेपीएससी पूछ रही है तो क्वेश्चन या तो 40 मार्क्स का होंगे, 40 मार्क का होंगे, और कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि सेक्शन में बांट दे तो वो हो सकता है 20 मार्क का होंगे। तो आपको तैयारी जो करना है पर्टिकुलर टॉपिक का, वो 40 मार्क और प्लस 20 मार्क, इन दोनों का प्रैक्टिस आपको करना होगा ऑप्शनल पेपर के लिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस जेपीएससी ने दिया हुआ। इसमें जो पहला टॉपिक दिया हुआ फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंट। फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंट में अगर देखा जाए तो इसमें हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। चूँकि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर इनको हम जीएस में भी स्टडी करते हैं, तो इसको पढ़ने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ मैन एंड इन्वायरमेंट। मैन और इन्वायरमेंट का क्या एक दूसरे का इम्पैक्ट है, और चूँकि ये टॉपिक बहुत हॉट है और करंट अफेयर में भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। सेकेंड थिंग है पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। ये आपको ज़्यादातर एंशियंट हिस्ट्री में जब हम पेलियोलिथिक, न्यूलिथिक ये सब पढ़ते हैं तो उससे कुछ ना कुछ रिलेटेड आपको एविडेंस वहाँ से मिल जाएंगे। हालांकि 100% नहीं है, लेकिन वहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मिलेगा पीरियड ऑफ प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशंस, पीरियद ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो 2 टॉपिक हैं, ये 2 टॉपिक आपको जीएस से हट के हैं, तो इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ जो दूसरा यूनिट इसमें दिया हुआ वो है इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम चूँकि आप अभी तक जीएस में जो पढ़े हैं कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा आगे और आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इसमें जैसे कि फूड चेन, फूड वेब आप ऑलरेडी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी अच्छे से कवर किया हुआ है इसको। एनर्जी फ्लो है, प्रोडक्टिविटी इन इकोसिस्टम, ये भी हम पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार अलग अलग एग्जाम में यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में इसके बारे में पूछा जा चुका है, तो इसका भी आपको अच्छे मटेरियल मिल सकते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है, ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते ही हैं, तो कहीं ना कहीं ये ज्योग्राफी से भी कोरिलेट है और इस क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो ये जो 2 चैप्टर आपको दिख रहा है, फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम्स, ये 2 कहीं ना कहीं मोर फेमिलियर है आपको जीएस के सब्जेक्ट से। तीसरा यूनिट जो है आपका है वो नेचुरल रिसोर्सेज और उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। इसमें आपको वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, मिनरल्स, सोइल्स, एग्रीकल्चर, ये सारा का सारा टॉपिक आपको 11 से 12 के जो एनसीईआरटी है उसमें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके मिल जाएंगे। तो आपको अगर नोट आप बनाना चाह रहे हैं तो आप वहाँ से भी एक बार इसको देख सकते हैं। दूसरा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ एंड एनर्जी है, एनर्जी रिसोर्सेज एंड देयर स्टेटस। चूँकि ये ज़्यादा स्टेटस की बात पूछ रहा है, तो एनर्जी रिसोर्सेज का आप देख रहे हैं कि डेली कुछ ना कुछ नया चेंजिंग हो रही है एनर्जी को लेकर के, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो उस आधार पर आपको इसमें करंट अफेयर का डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा है कि कंजर्वेशन है और क्या कहते हैं नॉन कंजर्वेशन रिसोर्सेज है, तो रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर रहे हैं किया जाता है और नॉन कंजर्व किया जाता है, तो ये सब भी आपको एनसीईआरटी से अच्छे तरीके से मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें दिया हुआ है वो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस, और ये आप मान के चलिए कि इससे क्वेश्चन रहेगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है आपके पेपर 1 सिलेबस का। इसमें आपको कॉज, इफेक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एयर, वाटर, सोइल, थर्मल, जितने भी प्रकार का आपको पोल्यूशंस होते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस, उसके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत है इसमें। तीसरा है आपको इसका सोशियो इकोनॉमिक्स क्या मतलब सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं पोल्यूशंस का, इससे क्या क्या डिजीज़ होते हैं पोल्यूशन से। तो इसमें आपको कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे WHO है, उसके बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट की कुछ जो वेबसाइट है जो हेल्थ से रिलेटेड कुछ डेटा निकालते हैं इन्वायरमेंट की, उसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और यहाँ पर भी करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अब आते हैं हम पेपर 2 में। पेपर 2 में अगर देखा जाए तो इसमें भी आपको सेक्शन मिलेंगे, जैसे कि इसमें है ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो वहाँ पर तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड था पेपर 1 में, लेकिन यहाँ पर ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स
मोर स्पेसिफिकली अगर इसमें हम बात करें तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, एसिड रेन, अल नीनो, ओजोन लेयर डिप्लेशंस, डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, सेलिनाइजेशन, हैबिटेट, ये सारा का सारा टॉपिक आप ऑलरेडी ज्योग्राफी में इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका भी एक डिटेल एनालिसिस जो है आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, तो ये सारा टॉपिक आपको लगभग एनसीईआरटी से ही कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ केमिकल और रेडिएशन हैजार्ड के बारे में है, जैसे भोपाल ट्रेजेडी है, चेरनोबिल डिजास्टर है, तो इन सब का आप अलग अलग जगह से इंटरनेट से भी आप डाउनलोड करके एक अच्छा कंटेंट इसमें बना सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है इन्वायरमेंटल लॉ। इन्वायरमेंटल लॉ में अगर मोर स्पेसिफिकली कि इसमें आपसे पूछा गया है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस एक्ट पूछा गया है, एयर एक्ट पूछा गया है, वाटर एक्ट पूछा गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में आया है उसके बारे में पूछा गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। तो इन सब एक्ट्स को आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत है। इस मोर स्पेसिफिकली इसमें से कुछ जो सेक्शन कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सेक्शंस को आपको ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। ये कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट का जो डे टू डे लाइफ का जो इफ़ेक्ट होता है उसको ज़्यादा ये प्रीफर किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें मेजर वाटर, फूड, एयरबोर्न डिजीज़, जो जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिजीज़ होती है जो एनिमल्स और ह्यूमंस इन सबको इफ़ेक्ट करते हैं, तो उनके बारे में स्टडी करना। इसके साथ साथ सिविक सेंस और ये पर्सनल हाइजीन इश्यू, इनके बारे में आपको कहीं ना कहीं स्टडी करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो होता है हेल्थ हैजार्ड इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल में से क्या हेल्थ हैजार्ड होता है उसके बारे में करना पड़ता है, हेवी मेटल और टॉक्सिसिटी, इन सबको बताइए। इसका ये टॉपिक थोड़ा सा मोर टेक्निकल टाइप का है। इसका आप या तो किसी मतलब कहीं से भी इंटरनेट से आप इसका नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल टाइप का टॉपिक है, तो ये आपको जीएस से थोड़ा सा अलग हो सकता है और इसको डिटेल्स में तैयारी करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग एंड इम्पैक्ट असेसमेंट। तो इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग और इम्पैक्ट असेसमेंट, इसमें है आपको बायो इंडिकेटर्स है, जो कि बायो इंडिकेटर्स आप जानते हैं, जैसे एक लाइकन्स बायो इंडिकेटर है जो कि एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है। उसके बाद साथ तो इसमें कुछ बायो इंडिकेटर्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके डिटेल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कैसे वो कोई भी पर्टिकुलर पोल्यूशंस को क्या उसका इंडिकेशन होता है, जिस इंडिकेशन के आधार पर कहा जा सकता है कि ये पोल्यूशन बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो उसके बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आप देखे होंगे अंडमान एंड निकोबार में जो एक प्रोजेक्ट चल रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें अभी बहुत इश्यू आ रही है ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें चूँकि करंट अफेयर का बहुत रोल होता है, तो इसमें करंट अफेयर के टॉपिक को भी आपको देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद सेफ लिमिट ऑफ की इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस, ये आपको टेक्निकल डाटा है, ये आपको इंटरनेट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपको वो है वेस्ट मैनेजमेंट एंड बायो रेमेडिएशंस। तो वेस्ट मैनेजमेंट और बायो रेमेडिएशन, आपको याद होना चाहिए कि एक स्वच्छ भारत अभियान जो चला है इंडिया में, स्वच्छ भारत अभियान, उसमें वेस्ट मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इसमें आपको है कि ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पोटेंशियल, तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है वो होता है वेस्ट टू एनर्जी का कंसेप्ट चल रहा है, वेस्ट टू एनर्जी का कंसेप्ट जो है वो चल रहा है। तो इसमें भी आपको करंट अफेयर का डाटा डालना पड़ेगा, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक हो जाता है। इसके साथ साथ इसका मैनेजमेंट कैसे करना है। एक होता है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये और पॉल्यूटेंट का कुछ प्रकार होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो कि केरला में चलाया गया था, तो इसके बारे में भी आपको डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत है। गंगा एक्शन प्लान जो कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका सबसे एम्बिशियस प्लान था गंगा एक्शन प्लान, तो इसके बारे में भी आपको, इसी के अंदर आता है नमामि गंगा प्रोजेक्ट भी, तो उसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव एबेटमेंट टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का टॉपिक है, इसको आपको इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना होगा, जो इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सा है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है और उसका प्रयोग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है विदाउट ज़्यादा खर्च। अब जो ये लास्ट टॉपिक है वो है द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस लॉ और ह्यूमन राइट।
तो इसमें आपको करना क्या है ना, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंटल पॉलिसी, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसको भी आपको रिलेट कर सकते हो, उसका क्या क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या हिस्ट्री रहेगा, उसको भी आप कर सकते हो, उसमें क्या पॉलिसी फॉर्मुलेट किया है उसके बारे में स्टडी करना है। उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल इथिक्स एक अलग टॉपिक है, इसको आप कहीं नहीं इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ ह्यूमन राइट इश्यू रिगार्डिंग इन्वायरमेंटल ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें मतलब ह्यूमन राइट का क्या इश्यू है इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट है, उसको जैसे MC मेहता केस है उसमें भी ये चीज़ दिया गया है, तो इसमें कुछ आपको पॉलिटिकल एंगल भी घुसाना पड़ेगा। तो जब आप नोट बना रहे होंगे तो इस चीज़ को इसमें ध्यान में रखिए। इसके साथ साथ HIV और एड्स के बारे में है, क्योंकि इसके बाद और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें से मिशन लाइफ, तो मिशन लाइफ जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा शुरुआत किया गया था, तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी होना चाहिए। मिशन लाइफ में क्या क्या चीज़ को ज़्यादा एम्फेसिस किया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इनका प्रोविज़न क्या है, तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको एक अच्छा नोट बनाना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज तक का जो सिलेबस दिया हुआ, उसके सिलेबस का डिस्कशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम कैसे आंसर राइटिंग करना है इसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।